नमस्कार आत्मीय बंधुओं। आज एक खास मकसद को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। पर्यावरण विभाग के प्रकाश चंद्र तिवारी ने हमसे बात किया था कि एक वीडियो बना करके और इस कोरोना काल की अनुभूतियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, या जो इन 45-46 दिनों में जो बदली हुई दुनिया है, जो बदली हुई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इन्हीं सब थोड़ी सी बातों की चर्चा मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, ख़ास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए, अपने प्राध्यापक मित्रों के लिए भी, कि जैसे सभ्यता के आरंभिक दौर से लेकर आज तक के जब हम मानव इतिहास को देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो पहिया नाम का यंत्र था, जब वो अस्तित्व में आता है तो मानव सभ्यता तेजी के साथ विकसित होने लगती है। ये कहा जाए कि मानव सभ्यता का जो प्राथमिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार था मानव जाति का, वो आग थी और पहिया था, जिसमें आग की अपनी भूमिका थी, लेकिन पहिया की भूमिका तो आज तक ज्यों की त्यों चली आ रही है। तो आज देखने में ऐसा लगता है कि मानव सभ्यता का जो सबसे बड़ा आविष्कार था पहिया, वो पहिया थम गया है। और पहिए के साथ ही जुड़ी हुई चीज रफ्तार है। हमने रफ्तार को ही विकास कहना शुरू किया था। पहिया थमा, पहिए की रफ्तार थमी, इसलिए विकास थम गया। और एक और बड़ी चीज दिखाई पड़ रही है कि जिस बाजार की मजम्मत करने में सारे के सारे साहित्यकार जुटे हुए थे कि इस बाजार ने ही सब कुछ मानवीय सभ्यता का विनाश कर दिया है, वो कुछ कर नहीं पाए। जो सामान्य जन की चेतना थी, उसे बाजार के विरुद्ध विकसित करने में मैं नहीं समझता कि साहित्यकों को उतनी सफलता मिली जितनी कोरोना नाम के एक छोटे से विषाणु ने पैदा कर दी। सारी बाजार बेरौनक है, उसकी सारी पालिश गायब हो गई है, बाजार बंद है। तो ये जो त्रिक था, पहिए का, रफ्तार का और बाजार का, ये तीनों थम गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि घड़ी की सुई और समय का तालमेल ही नहीं रहा। बस सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जब रफ्तार अपने पूरे शबाब पर थी कोरोना काल के पहले, तो हमारे लिए घर का अस्तित्व कैसा होता था? तब हम घर को एक सराय की तरह देखते थे। दिन भर ऑफिस से, काम से निकले हुए घर पे आते थे, बस रात को आराम करते थे और फिर सुबह उसी तरह निकल पड़ते थे। लेकिन इन 45-46 दिनों में हमने अपने घर के कोने अतरों को देखा। घर में ही रहकर हमने जाने कि कितने मजदूर हैं जो बेघर बार के हैं, जिनके पास अपना कोई उनका मकान नहीं, कोई आश्रय नहीं। सड़कों पर जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, वो लग रहा है कि सारी मानवता, सारी मानव सभ्यता एक छोटे से विषाणु की गिरफ्त में आकर थम गई है। एक और बात दिखाई पड़ती है कि जो विज्ञापन था बाजार
को समृद्ध करने वाला, बाजार को उठाने वाला, उस विज्ञापन ने हमारी सोच को कुंद किया था। विज्ञापन का एक ही मकसद था कि आप सोचें मत, उपभोक्ता वस्तुओं के खरीदार बनिए। सोचने और चिंतन करने का दायित्व तो आपका नहीं है, वो बाजार का है और बाजारवादियों का है। लेकिन हुआ क्या, अब हम घर में बैठकर खाली सोच रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस विज्ञापनों ने हमारी सोच पर लगाम लगाया था, उस लगाम को एक छोटे से विषाणु ने काट दिया है। हम सिर्फ सोच रहे हैं। हर व्यक्ति एक दार्शनिक की भूमिका में है। जिंदगी कैसे चलेगी, क्या जिंदगी कोरोना के समानांतर प्रवाहित हो पाएगी, ये सब चीजें हैं जो कि हमें दिखाई पड़ रही हैं। अभी भाई यशवंत सिंह जी ने भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि सृजन और संहार तो प्रकृति का अपना हथियार है, प्रकृति पर उसका अधिकार है, प्रकृति का उस पर अधिकार है। जब सृजन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा मनुष्य, क्लोन बनाने लगेगा, संहार को अपने हाथ में लेकर के परमाणु बम बनाने लगेगा, जो दायित्व प्रकृति का है, जो अधिकार प्रकृति का है, उसको अकेले एक छोटे से जीव, प्रकृति के सामने आखिर मनुष्य की अहमियत क्या है। जैसे छोटा सा एक जीव है, कोई भी छोटा सा जीव है, कीड़े मकोड़े हैं, उससे ज्यादा प्रकृति के सामने मनुष्य की अहमियत नहीं है। लेकिन मनुष्य ने तो अपने आप को प्रकृति का राजा समझा। ये वो कारण हो सकता है कि प्रकृति हम पर थोड़ी क्रुद्ध हो। दरअसल मित्रों, ये जो महामारी आई है, ये केवल महामारी नहीं है, हमारे लिए एक सोशल बुक है, हमारे लिए एक समाज को संदर्भित करने वाली, समाज को फिर से जानने समझने के लिए एक नई परिस्थिति है। हमें तय करना होगा कि जो हमारा औद्योगिक समाज है, जो आज का औद्योगिक समाज है, इससे प्रकृति के रिश्ते कैसे हों। क्या प्रकृति से तालमेल बिठा करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता? केवल प्रकृति की हरियाली के खत्म करके, उसको समाप्त करके ही उद्योग विकसित हो सकते हैं? प्रकृति को घायल करके ही औद्योगिक विकास संभव है? इस पर फिर से विचार करने का समय है और हमें फिर से विचार करना पड़ेगा। हमें अपनी सभ्यता के विकास यात्रा को रोकना तो नहीं है, लेकिन प्रकृति पर विजयी भाव से ऐंठ कर चलना हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें नए ढंग से सोचना पड़ेगा। विज्ञान ने जो हमारा संपूर्ण तकनीकी विकास है, बस सारा विज्ञान उसी तकनीकी विकास में आकर के फंस गया है। केवल विज्ञान तकनीकी विकास में यदि फंस जाएगा, लोक कल्याण पर उसका कोई ध्यान नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थितियां सामने आएंगी। आज हम तकनीक के बल पर मंगल ग्रह पर तो जा सकते हैं, लेकिन एक विषाणु के लिए एक छोटी सी वैक्सीन नहीं बना सकते। तो इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि विज्ञान सभ्यता का विकास तो करे, लेकिन साथ साथ वो ये भी सोचे कि मनुष्य का मंगल कैसे हो सकता है। हमारा जो जैविक और आर्थिक अस्तित्व है आज, इतना संकटग्रस्त कभी नहीं रहा। उसका अस्तित्व इतना संकटग्रस्त कभी नहीं रहा।
इस पर विचार करने की जरूरत है। हम काल्पनिक दुश्मन को खोज रहे हैं। कभी हम किसी वर्ग को खोज लेते हैं काल्पनिक दुश्मन के बारे में, किसी समुदाय को खोज लेते हैं, कभी मजदूरों को खोज लेते हैं कि यही हमारा काल्पनिक दुश्मन है। आज इस संकट के दौर में हम ये खोज रहे हैं कि हमारा वस्तुतः दुश्मन कौन है, और कल्पनाओं में हम नए दुश्मन का सृजन कर ले रहे हैं, उसका निर्माण कर ले रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें छोड़ना होगा। और यदि महामारी है तो उसका जवाब सिर्फ महामानवता से ही दिया जा सकता है। महामारी का जवाब सिर्फ महामानवता है, क्योंकि एक बड़ी विडंबना की स्थिति पैदा हो गई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो सामाजिक होने के लिए लालायित है, आज भी लालायित है, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग में है। इच्छा है कि हम सामाजिक बने, लेकिन हम अनिच्छा नहीं कर सकते कि हम सोशल डिस्टेंसिंग न रखें। तो अजीब तरह की विडंबनात्मक स्थिति। तो फिर से नए सिरे से सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। हालांकि ये जो सोच विचार है, मनुष्यता कई बार निकली है। याद होगा अल्बेर कामू ने प्लेग नाम की किताब लिखी थी, जिसमें पाश्चात्य सभ्यता का उसने उसी महामारी के बरक्स उसके संदर्भ में बड़ी मजम्मत की थी पाश्चात्य सभ्यता की। लेकिन मानव है कि साहित्य से तो सीखता नहीं है, परिस्थितियां उसे सिखाती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो महामारी है, हालांकि विश्व बदलेगा, सोशल रिलेशन बदल जाएंगे, आदमी का व्यवहार बदल जाएगा, बदल जाएंगी इंटरनेशनल रिलेशंस स्टेट्स के, ये सब चीजें बदलेंगी। और इस बदली भूमिका में मनुष्य को लोकमंगल के साथ कैसे रहना है, एक दूसरे स्व नहीं पर की भावना का ध्यान रखते हुए कैसे जीना है, ये सब हमें सोचना पड़ेगा, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। आज फिराक साहब की एक पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इन कफस की तीलियों से छन रहा कुछ नूर सा, इन कफस की तीलियों से छन रहा कुछ नूर सा, कुछ फिजा कुछ हस्र की परवाज की बातें करो। कठिनाई तो है, लेकिन मनुष्य ने कभी आशा की डोर अपने हाथ से जाने नहीं दी है। भयंकर अंधकार में भी एक छोटे हुए चमकते तारे को देख करके मनुष्यता जिंदा रही है और अपनी सभ्यता को पूरा किया है। लेकिन बार बार इस चीज का आप ख्याल करना पड़ेगा कि हम अपनी सभ्यता की विकास यात्रा को जारी रखते हुए प्रकृति के पूजक बने, हम प्रकृति पर विजयी भाव से कोई आचरण न करें, नहीं तो ये विषाणु कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ये विषाणु मानवता को तंग करते रहेंगे यदि हमने न सीखा तो। धन्यवाद।